अमित शाह ने उस तरह का बयान भी देने का काम कर दिया है, जिससे बयान के सहारे कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, वो लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी भी यह कल्पना नहीं की थी कि अमित शाह की तरफ से इस प्रकार का बयान दे दिया जाएगा या उनकी जुबान फिसल जाएगी संसद भवन के अंदर। दलित समाज के दो बड़े नेता, एक तो चिराग पासवान, दूसरा जीतन राम मांझी, वो एनडीए गठबंधन के साथ सरकार में बने हुए हैं और सरकार चला भी रहे हैं। इससे मतलब वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश में तेजस्वी यादव इस बात को भुना करके लगे हुए हैं कि भले ही आपके नेता एनडीए गठबंधन के साथ हैं, लेकिन एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है इस मुद्दे पर। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। अंबेडकर का नाम लेना फैशन सा हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान ने पूरे देश में विवाद का एक विषय को जन्म दे दिया। इस मुद्दे पर विपक्ष ने लगातार गृह मंत्री अमित शाह तमाम एनडीए को घेरने का काम कर रहा है। इसमें मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस बयान ने पूरे कांग्रेस दल या देखा जाए तो विपक्ष के तमाम लोग जो है घेरे में ले रहे हैं अब एनडीए सरकार को, अमित शाह को, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, सीधे तौर पर अमित शाह ने उस तरह का बयान भी देने का काम कर दिया है, जिससे बयान के सहारे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, वो लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। सीधे तौर पर उस बयान को आप याद कीजिए सीधी, कहीं ना कहीं देश के लिए और दलित समाज के लिए वह बयान सीधे तौर पर हम देख ले तो बेहतर नहीं था, क्योंकि बीजेपी भी यह कल्पना नहीं की थी कि अमित शाह की तरफ से इस प्रकार का बयान दे दिया जाएगा या उनकी जुबान फिसल जाएगी संसद भवन के अंदर। माना तो यह जा रहा है कि उनकी जुबान फिसल गई, लेकिन अमित शाह यह मानने को तैयार नहीं है कि मेरे से गलती से इस बात को बोल दिया गया। यह मानने को तैयार ना अमित शाह है और ना ही बीजेपी है। अमित शाह को लगता है कि नहीं, हमने जो भी बोला है ठीक बोला है। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी थोड़ी सी भी ये नहीं लगा कि हाँ, हमें बोल देनी चाहिए कि मेरे जुबान से निकल गई। हालांकि लगातार बीजेपी इसको लेकर के सफाई देने का काम कर रही है, लेकिन रही बात इंडिया गठबंधन के जितने भी तमाम दल के नेता हैं, वो लगातार इस बयान को भुनाने में जुटे हुए हैं। भुनाने का कारण सीधे तौर पर सीधी ये है कि 2025 में 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, पहला तो दिल्ली और दूसरा बिहार, और दोनों राज्यों में कांग्रेस चाहती है इस बयान के जरिए दलित समाज की जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक में सेंधमारी करे और अपने पाले में उस वोट बैंक को लाने की कोशिश करे। इसी चीज को लेकर के तेजस्वी यादव भी लगातार हमलावर हैं। अरविंद केजरीवाल भी लगातार हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके पार्टी की तरफ से इस बयान को लेकर के किया जा रहा है, ताकि दलित समाज को यह संदेश दिया जा सके कि बीजेपी पार्टी जो है वह दलित विरोधी पार्टी बन चुकी है और वह शुरू से दलित समाज की हितैषी ही, मतलब कि उनके समर्थन में कोई भी नहीं योजना लेकर के आती है और ना ही सोचने का काम करती है। जिसका जीता जागता यह उदाहरण है कि जो देश के गृह मंत्री हैं, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है और बीजेपी पार्टी की सर्वोसर्वा भी कहा जाता है, उस प्रकार की बयान दे रहे हैं और वो भी सदन के अंदर। यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी की जो मानसिकता है, जो उनके तमाम बड़े नेता की जो मानसिकता है दलित समाज को लेकर के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर के, वह मानसिकता अब सीधे तौर पर मतलब देखी जा चुकी है और वह सबके नजर में आ चुकी है, जिसको लेकर के लगातार अब भुनाने का काम कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, या फिर हम कह ले मायावती, या फिर तेजस्वी यादव, या फिर ममता बनर्जी, या फिर अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पास जो दलित समाज का जो वोट बैंक ट्रांसफर हो चुका है, उस वोट बैंक में बिखराव लाया जा सके और वह वोट बैंक को अपने पाले में किया जा सके सीधी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि चाणक्य से शब्द चुनने में गलती हो गई। बिल्कुल साफ तौर पर, लेकिन अमित शाह इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हाँ, हमसे मेरी जुबान फिसल गई या फिर मेरे से गलती से बोला गया, मतलब कि है ना, इस बात को बीजेपी मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हमें लगता है कि अमित शाह को इस पर फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मीडिया में यह बोलनी चाहिए कि मेरी जुबान फिसल गई, या फिर बीजेपी के नेता को यह माननी चाहिए कि अमित शाह से गलती हो गई। अब अमित शाह का कोई इस तरह का इंटेंशन नहीं था। हालांकि अमित शाह लगातार कह रहे हैं मेरा इंटेंशन इस तरह का कोई नहीं था, लेकिन जो उनका बयान है, वह बयान कहीं ना कहीं थोड़ी सी बीजेपी पार्टी को बैकफुट पर जरूर ले जाने का काम कर रही है सीधी। जैसा आपने वोट बैंक की बात कही, तो राजनीति में वोट बैंक सबसे अहम मुद्दा होता है। देखा जाए तो मायावती से लेकर के आपने बताया कि ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तक देश भर में प्रोटेस्ट जारी है, अमित शाह के खिलाफ जारी है, अंबेडकर के नारे लगाए जा रहे हैं, उनकी इस्तीफा, अमित शाह की इस्तीफा की बात की जा रही है।
देखा जाए तो वोट बैंक में देखे हम तो मायावती कहीं ना कहीं राहुल गांधी को कहती है कि घड़ियालू आंसू बहा रहे। तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति में हर कोई लड़ रहा है, हर कोई इस चीज में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर जितने भी मतलब कि अलग-अलग दल के अलग-अलग जो नेता हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दलित समाज के लिए अपनी सहानुभूति उनके साथ दिखाने की हम कोशिश करें, ताकि दलित समाज के जो भी वोट बैंक है हमारे पार्टी के पाले में आ सके। और यह एक बड़ा मुद्दा मिल गया है जिसे भुनाने की कोशिश में तमाम दल के नेता जुटे हुए हैं, ताकि वोट बैंक अपने पार्टी के पाले में उसको ट्रांसफर किया जा सके और बीजेपी को क्षति पहुंचाया जा सके। लेकिन अगर बिहार की हम बात कर ले तो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है चिराग पासवान, जीतनराम मांझी भी एनडीए गठबंधन के हिस्सा है। और जो दलित समाज की जो बिहार में 19% जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बिहार में खास करके एनडीए गठबंधन के साथ है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के साथ दलित समाज के दो बड़े नेता, एक तो चिराग पासवान, दूसरा जीतनराम मांझी, वो एनडीए गठबंधन के साथ सरकार में बने हुए हैं और सरकार चला भी रहे हैं। इससे मतलब वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश में तेजस्वी यादव इस बात को भुना करके लगे हुए हैं कि भले ही आपके नेता एनडीए गठबंधन के साथ हैं, लेकिन एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है इस मुद्दे पर। तो आपके समाज के जो नेता हैं वो आखिरकार क्यों नहीं बोल रहे हैं? लगातार राजद पार्टी यह सवाल उठा रही है, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं बिहार में वो सवाल उठा रहे हैं कि चिराग पासवान इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, जीतनराम मांझी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, या क्यों नहीं कह रहे हैं कि अमित शाह को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और दलित समाज का इस तरह के बयान से कहीं ना कहीं अपमान हुआ है। और डॉक्टर अंबेडकर के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी उनको मानने वाले लोग हैं, उनको अपमानित करने का काम अमित शाह की तरफ से किया गया है। यही चीजें हैं और इस चीज को लेकर के लगातार एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने का काम कर रही है। यही कारण है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं इस पर खुल करके यह बातें नहीं बोल रहे हैं कि दलित समाज के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया है, या फिर जो भी परियोजना लॉन्च किया है बीजेपी पार्टी उसे भी बताने की कोशिश कर रही है बीजेपी। हालांकि दलित समाज के लिए बीजेपी की तरफ से कोई बहुत बड़ी हम कह लें कि योजनाओं को धरातल स्तर पर लागू नहीं किया गया है। बीजेपी के पास कोई ऐसा कोई बड़ी प्रोजेक्ट नहीं है, कोई बड़ी योजना नहीं है जिसे बता करके बीजेपी इस बात को दबाने की कोशिश करे कि दलित समाज के लिए हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में सत्ता में आई है तब से उनके समर्थन के लिए काम करते आ रही है। सीधी एक मुख्य सवाल यहाँ बनेगा कि कांग्रेस देखा जाए तो पूरे कोर तरीके से इस बयान के पीछे पड़ी है और अमित शाह के पीछे पड़ी है। कहती है कि अंबेडकर ने संविधान की रचना की है, शुरुआत की, उन्होंने लिखा है संविधान को, संविधान की बातें करती है कांग्रेस। ये वही कांग्रेस है जब जवाहरलाल नेहरू खिलाफ हो गए थे अंबेडकर के, जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, सीधे तौर पर ऐसी बातें नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज के लिए कुछ नहीं किया है। 2014 से लेकर के 2024 तक अब तो 25 आ गए, यानी कि ये जो 10 से 11 साल का जो सरकार बीजेपी चलाने का काम किया है, इस 11 साल के शासनकाल में बीजेपी की तरफ से आप देख लीजिए तो दलित समाज के लिए कुछ खास नहीं किया गया है। वही चीजें अगर कांग्रेस की तरफ से हम देख लें तो जब से मतलब कि देश हमारा आजाद हुआ है और खास करके 1948 से लेकर के 1949 का जो एक साल का जो दौर था, जो समय था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से दलित समाज के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। इसी चीज को लेकर के कांग्रेस पार्टी एक बड़ी बैठक भी बुलाने वाली है और सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस बात पर आगे की रणनीति और आगे की चर्चा भी की जाएगी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दलित समाज के लिए जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही 2014 से पहले या बीच बीच में जब तक उन्हें मौका मिला, जब जब दलित समाज के विकास के लिए क्या क्या किया है ना, उस चीज को डोर टू डोर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े नेता जाएंगे और दलित समाज को जागरूक करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि 11 साल में बीजेपी ने दलित समाज को पीछे ढकेलने का काम किया, जबकि हमारी सरकार जब थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब सरकार सत्ता में जब कांग्रेस पार्टी थी, तब दलित समाज के लिए हमने कौन कौन सी योजनाओं को धरातल स्तर पर लागू करने का काम किया। खास करके कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार यह गिनाया जा रहा है कि इंदिरा आवास योजना जो है उसकी शुरुआत राजीव गांधी ने की थी और उस समय जब काफी मतलब देश आजादी के बाद काफी छुआछूत उस समय हुआ करता था और दलित समाज के लोग उतने आगे नहीं बढ़े हुए थे क्योंकि शिक्षा का अभाव था, जागरूकता की कमी थी। उस पर राजीव गांधी ने, खास करके इंदिरा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब कांग्रेस सरकार में थी तब इन तीन बड़े नेताओं ने काफी कुछ मतलब कि इन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए करने का काम किया है। शिक्षा में छात्रवृत्ति योजना की दलित समाज के लिए शुरुआत किया था राजीव गांधी ने, उसे इंदिरा गांधी ने बढ़ाने का काम किया।
दलित बस्ती बनाने का काम राजीव गांधी ने किया। जो भूमिहीन दलित समाज के लोग थे, जिनको रहने के लिए जगह नहीं थी, और उन लोगों को राजीव गांधी ने जगह अलॉटमेंट कराने का निर्देश दिया था। और हर एक गांव में एक दलित बस्ती, हरिजन टोला, जिस नाम से आज भी लोग हर एक गांव में दलित समाज के टोला को जानते हैं, हरिजन टोला बनाने का काम किया और जमीन एक्वायर करने का काम किया। सरकार ने उन्हें जमीन मुहैया कराया ताकि वो रह सके। जमीन मुहैया कराया तो रहने के लिए, घर बनाने के लिए पैसा नहीं था। तब राजीव गांधी ने इंदिरा आवास योजना को लॉन्च किया ताकि जमीन तो हम दे रहे हैं लेकिन वो इतने सक्षम नहीं है कि घर बना सके, तो इंदिरा आवास लॉन्च किया, उन्हें घर बना करके दिया रहने के लिए। इन तमाम जो भी बड़े बड़े योजना जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दलित समाज के लिए लाया गया था, इन तमाम योजनाओं को कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और बताने का काम करेंगे कि दलित समाज का मतलब कि समर्थक कौन है, दलित समाज का के बारे में कौन अधिक सोचा, किसने अधिक काम किया, और कौन दलित समाज को पीछे ढकेलने का काम कर रहा है, दलित समाज को कौन अपमानित करने का काम कर रहा है। सीधे तौर पर आप लोग फैसला कीजिए। और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर के काफी कुछ करने वाली है। सीधी एक बयान आया था यूपी के डिप्टी सीएम का, उन्होंने कहा था कि कड़हल में दलित बेटियों की हत्या पर बसपा की चुप्पी, और बसपा का रंग बदलना, साथ साथ सपा का गिरगिट की तरह रंग बदलना, और कांग्रेस की घड़ियाली आंसू। अब जनता इस चीज में नहीं आने वाली। देखिए, सीधे तौर पर मायावती सत्ता से बाहर है, अखिलेश यादव सत्ता से बाहर है ना। तो सत्ता से बाहर रहने वाले लोग, ठीक है, सवाल उनका उठाना जायज है। और खास करके अगर दलित समाज के साथ कहीं अन्याय होता है तो विपक्षी दल के नेताओं की यह फर्ज बनती है कि उनके मतलब आवाज को आगे लाया जा सके, उस पर बोला जा सके, और बोलने का काम भी विपक्षी दल के नेताओं को करना चाहिए। हालांकि जो सरकार में, जो सत्ता में बने हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई किया और आगे की क्या कुछ उस मुद्दे को लेकर के दिशा निर्देश दिया, यह अहम बातें रखती है। और विपक्षी दल के नेता अगर चुप्पी साधे हुए हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उस पर सवाल खड़ा करें। भले ही सरकार में है, उनका काम है कि चलिए आपने क्यों नहीं बोला, यानी कि आप गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम करते हैं, है ना। लेकिन दलित समाज के साथ अगर सीधे तौर पर आप देख लीजिए अब तक का इतिहास, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, या फिर आंध्र प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, साउथ में आप चले जाइए, उन तमाम राज्यों की अगर हम बात कर लें, तो दलित समाज के लिए कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में जब मायावती थी तब उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। जब बिहार में लालू प्रसाद यादव थे, जब उनका सत्ता था, जब उनका दौर था, तब उन्होंने दलित समाज के लिए क्या कुछ नहीं किया है। फिलहाल एनडीए गठबंधन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी, दोनों राज्यों में सरकार चल रही है, और ये लोग कौन सी योजना को लॉन्च कर रहे हैं, क्या कुछ दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर देखने वाली बातें हैं। सीधे एनडीए की आज एक बैठक बुलाई गई जो काफी बताई जा रही है कि आनन फानन में अमित शाह ने एक बैठक बुला दी। क्या लगता है कि इस बैठक की मुख्य उद्देश्य या चर्चा क्या रही हो? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से अमित शाह के बयान को लेकर के पूरे देश की सियासत गर्म है, और इस सियासत में हम कह लें कि कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है, अरविंद केजरीवाल सबसे आगे है अमित शाह के बयान को भुनाने में। इससे बचने के लिए अमित शाह ने क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, क्या कुछ जवाब हो सकते हैं, इससे बचने के लिए एनडीए घटक दल के तमाम जितने भी दल के नेता हैं, उन तमाम दलों के साथ अमित शाह ने आज बैठक की है। और बैठक का मुख्य उद्देश्य अमित शाह का यही था कि जितने भी विपक्षी दल के नेता हमारे बयान को तोड़ मरोड़ करके जनता के बीच पेश करने का काम कर रहे हैं, तो उस बयान का जवाब कैसे देना है आप लोगों को। यह बयान के समर्थन में आप लोगों को जाकर के क्षेत्र में, अपने राज्य में जाकर के, मीडिया में जाकर के आपको लोगों को बतानी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता या फिर विपक्षी दल के नेता इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम कर रहे हैं और बीजेपी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अमित शाह का किसी तरह का इंटेंशन नहीं था बोलने का। अमित शाह उदाहरण के तौर पर इस चीज को समझाने का काम कर रहे थे, लेकिन एक छोटा सा क्लिप को लगातार विपक्षी नेताओं की तरफ से वायरल किया जा रहा है और आने वाली चुनाव की रणनीति पर चर्चा अमित शाह ने किया है। और खास करके मुद्दा यही था कि इस बयान के समर्थन में तमाम जितने भी एनडीए घटक दल के नेता हैं वो खुल करके बोले, क्योंकि एनडीए दल के बहुत ऐसे नेता हैं जो अमित शाह के बयान पर बोल ही नहीं रहे हैं, उन लोगों ने चुप्पी साध रखी है। हम खास करके चिराग पासवान की बात कर ले, जीतन राम मांझी की बात कर ले, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले बिहार में, तो इनके तरफ से कोई खास स्टेटमेंट नहीं आया है कि जिसमें बोला जा सके कि हाँ अमित शाह ने गलत किया है या अमित शाह ने सही किया है ना। बोलते हुए सब कोई नजर आ रहे हैं।
तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर के अमित शाह ने कह ले कि बंद कमरे में समर्थन मांगा है कि आप लोग जाइए और मेरे समर्थन में बोलने का काम कीजिए सीधे तौर पर। और यह तो मीडिया में बातें आई हैं कि आज के बैठक में खास करके इसी पर चर्चा चली है सीधी। जी, देखा जाए तो ये वही चिराग पासवान है, जब क्रीमी लेयर की बात आती है तो खुलकर बात रखते, कहते हैं कि मंत्री पद भी छोड़ देंगे, आरक्षण के मुद्दे पर भी खुलकर के बात सामने रखते हैं। लेकिन जब अमित शाह के बयान की बात आई तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं डगमगाते हुए दिखे। देखिए, एनडीए गठबंधन के मतलब कि कह ले कि तीसरा बड़ा दल चिराग पासवान है बिहार में, है ना। और चिराग पासवान खुद ब खुद केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, सरकार चला रहे हैं। तो अपने जो भी घटक दल के जो नेता हैं और अमित शाह जो बड़े नेता हैं, उनके बयान के विपक्ष में जाकर के बोलना, और खास करके जहां तक दलित समाज की बातें हैं, उस बयान को लेकर के अपना एक स्टेटमेंट देना, क्योंकि अब तो चिराग पासवान केंद्र में हैं तो केंद्रीय लेवल के नेता बन चुके हैं, वो सिर्फ बिहार के नेता नहीं रहे हैं। केंद्र में मंत्री बनना मतलब कि आपको पूरे देश के लोग जान रहे हैं और आपका बयान काफी अहमियत रखती है ना। तो अमित शाह के बयान के खिलाफ जाकर के बोलना या फिर यह बोल देना कि अमित शाह ने गलत बोला, इससे दलित समाज नाराज है, मैं भी आहत हूं, इस तरह का बयान देना मतलब कि सीधे तौर पर एनडीए में फुट वहां से दिखनी शुरू हो जाएगी। और नजदीक में 2025 का चुनाव है, हालांकि चिराग पासवान को इस पर बोलना चाहिए, बताना चाहिए, है ना, अपनी नाराजगी जरूर उन्हें दिखानी चाहिए, लेकिन चिराग पासवान ने चुप्पी साध रखी है सीधे। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा संजीव जी कि चाणक्य से हुई गलती के बाद बीजेपी बिहार में किस तरीके से नुकसान का सामना करेगी? देखिए, इस बयान को लेकर के बीजेपी को नुकसान होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी दलित समाज के लोग बीजेपी से अपना नाराजगी दिखाएंगे। 2025 में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है और दलित समाज के लोग अब उतने अशिक्षित नहीं हैं कि किसी नेता के बयान को वो अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, किसी नेता के इंटेंशन को नहीं समझ सकते हैं। और इसी चीज को तो कांग्रेस पार्टी बताने के लिए आगे की रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है कि हम घर घर जाएंगे और बताने का काम करेंगे कि बीजेपी ने 10-11 सालों में आपके लिए क्या किया है और कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ किया है। तो दलित समाज के लोग अब काफी समझदार हो चुके हैं और इस चीज को वह जानते हैं कि कौन सी पार्टी हमारे लिए काम करने का काम किया है और कौन सी पार्टी आने वाले दिनों में हमारे लिए काम करने का काम करेगी। सीधे तौर पर चिराग पासवान और जीतनराम मांझी दलित समाज के बिहार में नेता हैं और वोट बैंक भी एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आज भी दलित वोट बैंक में अगर हम कह ले तो लगभग 50% जो आबादी है बिहार की दलित समाज की, वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की तरफ मूव करती है। क्योंकि सीधे तौर पर दलित समाज के लोगों का मानना होता है, आज भी आप गाँव में जाकर के दलित समाज के लोगों से आप बातचीत कर लीजिए, वो लोग सिर्फ और सिर्फ लालटेन छाप जानते हैं, यानी कि सीधे तौर पर लालू यादव को जानते हैं, अपना मसीहा बताते हैं। मसीहा बताने का कारण ये है कि बिहार में उनको मतलब कि एक ऊंचे पायदान पर लाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है। लालू प्रसाद यादव ने बैठने से लेकर के छुआछूत से लेकर के उन्हें हक और अधिकार, बोलने की अधिकार, समाज में मतलब कि बराबरी का अधिकार लालू प्रसाद यादव ने देने का काम किया है। जिस चीज को दलित समाज के लोग आज भी नहीं भूलते हैं, वो चिराग पासवान या फिर जीतनराम मांझी का चेहरा नहीं देख करके वोट करते हैं एनडीए को, वो सीधे तौर पर चेहरा देखते हैं लालू प्रसाद यादव को, है ना। और लालू प्रसाद यादव को दलित समाज का 50% वोट बैंक उनको मिलती है, इसमें कोई मतलब कि कह ले कि संदेह नहीं है और इसका फिर से लाभ मिलने वाली है। और दलित समाज का वोट बैंक कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन से थोड़ी सी इस बयान के बाद डगमगाने वाली है और बिखराव आना संभव है सीधे। तो देखिए, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार में राजनीति जो है पलटने के कगार पे आ सकती है। देखा जाए तो महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव के पाले में अमित शाह का ये बयान काफी फायदेमंद हो सकता है और साथ ही एनडीए गठबंधन के लिए बीजेपी में खास तौर पे देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए जेडीयू से एक बहुत ही बड़ा नुकसान साबित हो सकता है अमित शाह का ये बयान। तो ये देखना होगा कि 2025 के चुनावी रणनीति किस तरीके से आगे बढ़ती है और इस बयान के बाद 2025 में विधानसभा चुनाव का रुख किस तरफ बदलता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।